पेपर में फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ अ पर्सन हैज बीन डायग्नोस्ड विद हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, intake of which bioactive molecules can improve his condition, from which microbes is it obtained and how does it work? मीन्स किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो वहां पे जो हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स देते हैं, दैट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल इज स्टैटिन, एंड स्टैटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस दैट इज मोलस्कस पर्पुरियस। तो यहाँ पे इसको यूज करेंगे हम लोग एक सोर्स से, दैट इज मोलस्कस पर्पुरियस। अब इसका एक्शन कैसे होगा बॉडी के अंदर? जनरली यहाँ पे क्या होता है, बॉडी के अंदर एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं HMG को एंजाइम ए। HMG का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेराइल। यही एंजाइम लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है, मतलब उसके प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। तो ये जो स्टैटिन है, इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसी को ब्लॉक कर देता है, और इस एक्टिव साइट को जब ब्लॉक कर देगा तो इस एंजाइम का एक्शन खत्म हो जाता है। इस वजह से जो लीवर होगा वो कोलेस्ट्रॉल को बनाएगा नहीं, फर्स्ट थिंग। इसके अलावा ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो LDL होता है, मीन्स लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको भी वो क्या करे देगा, डिकम्पोज कर देता है, मतलब उसके अमाउंट को ब्लड के अंदर क्लियर कर देगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में बिल्कुल कम हो जाता है और पर्सन को इससे रिलीफ मिलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ पर्सन शोड सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, abdominal pain and stool with excess mucus and blood clots. Name the disease and its pathogen. Where do these pathogens live in the patient body? Name the mechanical carrier that transmit this pathogen. तो जो डिजीज यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, दैट डिजीज इज अमीबियासिस, क्योंकि इसी में कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल पेन होता है और स्टूल के साथ ब्लड रिलीज होगा। और अमीबियासिस होता किसकी वजह से है, वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो इसकी वजह से ये होगा। यहां पे क्या होता है कि जो इसका पैथोजन है, मतलब कि अमीबियासिस को काज करने वाला एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये लाइव होता है इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन के अंदर ये रिलीज करता है एक एंजाइम साइटोलाइसिन, और यही साइटोलाइसिन एंजाइम क्या करेगा, जो इंटेस्टाइनल वाल होता है उस वाल को करता है डैमेज, मतलब उस वाल को डाइजेस्ट कर देता है, और जैसे ही वाल डिसॉल्व होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो ब्लड का रिलीज है वो स्टार्ट हो जाता है, और स्टूल के अंदर मिक्स हो जाएगा ब्लड, और यही ब्लड फिर स्टूल के साथ रिलीज होता है। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा इसी वजह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू ही होता है, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में ही ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिक्स रहेगा। बाकी डैमेज ये इंटेस्टाइन के अलावा लीवर को करता है, और इसके अलावा स्प्लीन को करेगा, ब्रेन को करेगा, और इवन ये लंग्स को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। इसी सेकेंड का आर वाला पार्ट है, इन द इमेज ऑफ बायोगैस प्लांट गिवन बिलो लेबल A, B, C and D। अब यहाँ पे एक ये बायोगैस प्लांट बनाया गया है जिसके अंदर ये चार पार्ट कौन से हैं इसको आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे ए आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम काऊ डंग और बाकी एग्रीकल्चरल वेस्ट को इस बायोगैस प्लांट के अंदर ऐड करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज पिट। तो ए चार्ज पिट है यहाँ पे। उसके बाद जो बी है ये डाइजेस्टर है जहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस होगा और मीथेन जनरेट होगा, तो दिस वन इज द डाइजेस्टर। सी यहाँ पे है जहाँ पे स्लज जनरेट होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी मटेरियल बच जाते हैं उनको रिलीज किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं स्लज टैंक।
और जो बायोगैस जनरेट होता है उसको ये होल्ड करके रखता है। ये एक मेटल का कंटेनर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैस होल्डर। तो ये इसके 4 पार्ट हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर विच द केमिकल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो, स्टेट इट्स सोर्स एंड वन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द बॉडी। यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और ये स्ट्रक्चर आपका है कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स का। तो दिस वन इज द कैनाबिनॉइड्स। और इस कैनाबिनॉइड्स को हम लोग पाते कहां से हैं? हेम्प प्लांट से। हेम्प प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाबिनिस, हेम्प प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं कैनाबिस सटाइवा। तो इसका बॉटेनिकल नाम है कैनाबिस सेटाइवा। तो यहां से हम लोग इसको पाते हैं और इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग एज अ भांग, मतलब इसमें अलग अलग वैरायटीज आएंगी, भांग, गांजा, चरस और हशीश, इस फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। बाकी इसका जो मेन काम है, ये जिस कैटेगरी में आता है, दैट कैटेगरी इज हेल्सिनोजेनिक। और जो हेल्सिनोजेनिक ड्रग्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, हमारी जो थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं उसको चेंज करते हैं। इसलिए जो लोग कैनाबिनॉइड्स को यूज करते हैं उनकी फीलिंग्स और थॉट उस पर्टिकुलर टाइम के लिए खत्म हो जाती है जब तक इसका इफेक्ट उनकी बॉडी पे होगा। इसलिए उनकी फैमिली से उनका जो कनेक्शन होता है वो ब्रेक रहता है और उनको एक बहुत ज़्यादा अच्छा फील वहाँ पे आता है क्योंकि उनके सारे थॉट्स खत्म हो चुके होते हैं। इसलिए हमेशा पर्सन इसको लेना चाहता है और इसका हो जाता है एडिक्ट। इसलिए चरस बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, Why is it important to reduce BOD in the secondary treatment of sewage treatment plant? What is the importance of flukes? तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब हम वाटर को ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे 3 अलग अलग ट्रीटमेंट हैं, जिसमें से सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। और इसी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, हम लोग उस वाटर के अंदर कुछ माइक्रोब्स को ऐड करते हैं एलॉन्ग विद द ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जो माइक्रोब्स होंगे इस वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल डिसॉल्व होते हैं उसी को डाइजेस्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इनका बढ़ेगा तो उस कंडीशन में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, मतलब उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे बीओडी रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो उससे समझ में यही आता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जब ये मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा कर चुके होते हैं तो उस कंडीशन में जो भी ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट होगा उसको डाइजेस्ट कर देंगे, और एट लास्ट जब ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर में ख़त्म हो जाता है तो फिर इनका सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो बीओडी का रिड्यूस होना है वो इंडिकेट यही करता है कि उस कंडीशन में अब इनका सेटलमेंट स्टार्ट हो गया है। इनका सेटलमेंट स्टार्ट हो गया है मीन्स दे आर अंडर गो टू सेडिमेंटेशन, और जैसे इनके सेडिमेंट्स बनेंगे उसी को हम लोग कहते हैं फ्लोक्स। और यही जो फ्लोक्स होते हैं उनको हम इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट से बाहर निकालते हैं और इनको 2 जगह यूज किया जाता है, जिसमें से एक यूज तो इनका है कि इनको बाहर निकाल के यूज कर लेंगे एज अ मेन्योर, और सेकेंड है कि इसको हम लोग यूज करते हैं बायोगैस प्लांट के अंदर, और बायोगैस प्लांट में इसको यूज करके दोबारा यहाँ से इसको डिकम्पोज करा के मीथेन गैस जनरेट कराएंगे। तो इस तरीके से इसका 2 रोल हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सपोज इन अ ट्री हाउस 4 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स लिव टुगेदर, what kind of mechanism will they adopt to avoid competition? Name the ecologist who demonstrate this mechanism. तो जनरली होता क्या है कि जब एक ही पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक साथ रहने लगते हैं तो उनके अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कंपटीशन को कम करने के लिए उनके अंदर कुछ एडाप्टेशन आता है, और उसी एडाप्टेशन से वो क्या करते हैं, एक दूसरे के कंपटीशन को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि सभी एक साथ सरवाइव कर जाएं।
जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है डार्विन फिंचेस का। डार्विन फिंचेस की 14 स्पीसीज एक साथ पाई जाती हैं। इस 14 स्पीसीज के अंदर एडाप्टेशन किया गया है उनके बीक की साइज का और उसके शेप का, ताकि वो अलग अलग तरीके के रिसोर्स को और प्रोडक्ट को यूज कर सकें। सेम ऐसे ही जो वार्बलर्स होते हैं, वो एक ही ट्री पे अगर 4 अलग अलग स्पीसीज पाए जाएंगे तो उनके अंदर कुछ एडाप्टेशन ऐसा होता है जिससे वो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं रखते। और इनका जो एडाप्टेशन होता है वो जनरली होता है बिहेवियरल डिफरेंस होने की वजह से इनका जो सर्च ऑफ फूड है और प्रे को इनटेक करने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग टाइप की होती है, इसलिए सभी आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। और इस तरीके का जो मैकेनिज्म होता है जिसमें सेम जीनस के अलग अलग स्पीसीज अपने बिहेवियर की वजह से अलग अलग रिसोर्स के पार्ट को यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। और इस रिसोर्स पार्टीशनिंग को दिया था मैक आर्थर ने, जिसका क्रेडिट मैक आर्थर को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पे है, अ ईयर एगो अ गार्डन हैड 48 प्लांट्स, द करेंटली इट टर्न आउट टू बी 60 इन नंबर, कैलकुलेट बर्थ रेट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट इन पॉपुलेशन। तो बर्थ रेट का मतलब होता है कि कितने इंडिविजुअल्स वहां पे ऐड हो गए, डिवाइडेड बाई वहां पे कितने इंडिविजुअल्स प्रीवियस टाइम पे प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे 48 से 60 अगर नंबर इनका चेंज हुआ मीन्स 12 इंडिविजुअल ऐड हो गए, और यहाँ पे 48 पहले थे तो हम लोग 12/48 इसको कर देंगे, तो आंसर मिलेगा हमको 1/4, जिसको सॉल्व करने पे 0.25 आएगा। तो 0.25 ये इंडिकेट क्या करेगा कि पर ईयर इस पॉपुलेशन के अंदर 0.25 प्लांट्स ऐड होते रहेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट। तो जनरली बर्थ और डेथ रेट से उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल ऐड होते हैं और कुछ एलिमिनेट होते रहते हैं, जिससे उस पॉपुलेशन की ग्रोथ और डेंसिटी रेगुलेट होती है। तो ये इस ग्रोथ और डेंसिटी को रेगुलेट करते हैं एंड मैनेज द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हॉटस्पॉट ऑक्यूपाई लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस एट they are given priority for conservation of biodiversity. Give reason for this and name any two diversity hotspot of India. तो हॉटस्पॉट जनरली क्या होते हैं, ऐसे एरिया होते हैं जहां पे स्पीसीज रिचनेस बहुत हाई होती है, मीन्स यहाँ पे स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। और बस स्पीसीज ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पे ऐसे भी स्पीसीज पाए जाएंगे जो इंडेमिक होते हैं। इंडेमिक स्पीसीज मीन्स ऐसे स्पीसीज जो बिल्कुल इसी रीजन के अंदर पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ इंडेंजर्ड भी पाए जाते हैं। तो इस इंडेमिक स्पीसीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है, इसलिए वो चाहे जितना छोटा एरिया होगा या जो भी होगा, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमेशा जो हॉटस्पॉट होते हैं उनको कंजर्व किया जाता है और उसको प्रायोरिटी ऑर्डर में रखा जाता है। यहाँ पे पूछा हुआ है हॉटस्पॉट इंडिया में 2, तो जनरली टोटल जो 34 हॉटस्पॉट हैं उसमें से इंडिया के अंदर 3 हॉटस्पॉट आते हैं, जिसमें से एक है आपका वेस्टर्न घाट, एक है इंडो बर्मा और एक है हिमालय। तो these 3 hotspots are found in India. Study the part of the life cycle of malaria parasite given below and answer the questions that follow. तो फर्स्ट है identify the organ B and name the cells being released from it. तो B यहाँ पे कुछ आपको एक ऑर्गन दिख रहा है जहां से कुछ रिलीज किया जा रहा है। तो जो रिलीज हो रहा है वो जनरली है स्पोरोजोइट्स, और स्पोरोजोइट्स को रिलीज करता है मॉस्किटो,
और अपने सेलेवरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज करता है, इसलिए जो फिगर बना होगा ये होगा सेलेवरी ग्लैंड। तो फर्स्ट का आंसर होगा ऑर्गन सेलेवरी ग्लैंड, और जो सेल्स होगा वो होगा स्पोरोजोइट्स। सेकेंड, नेम द इवेंट सी एंड द ऑर्गन वेयर दिस इवेंट ऑकर। तो सी में जनरली क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। मतलब ये जो इवेंट है वो है फर्टिलाइजेशन का, और फर्टिलाइजेशन हमेशा प्रोसीड होता है इनसाइड द फीमेल मॉस्किटो, और भी फीमेल मॉस्किटो के कहाँ, इन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में ही ये प्रोसेस चल रहा होगा। थर्ड पार्ट है मेंशन द रोल ऑफ ए इन द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। तो ए पार्ट में आपको दिख रहा है कि जो मॉस्किटो है वो किसी भी पर्सन को कट कर रहा है। तो मॉस्किटो बाइटिंग से क्या होता है कि इस पर्सन के अंदर जो ब्लड में गैमेटोसाइट्स बने होंगे, मीन्स इसके मेल और फीमेल गैमेट्स, उसको ये शक करेगा और वही इंटेस्टाइन के अंदर फर्टिलाइज होंगे। अगर मॉस्किटो किसी पर्सन को दोबारा कट नहीं करेगा तो गैमेटोसाइट्स मॉस्किटो की बॉडी में नहीं आएंगे और इसलिए उनका फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इसलिए मॉस्किटो के बॉडी के अंदर ही इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। तो इस मलेरिया पैरासाइट के लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए मॉस्किटो के बॉडी के अंदर इसका जाना जरूरी है, इसलिए मॉस्किटो इसको कट करता है। तो इस मलेरिया पैरासाइट्स के फर्टिलाइजेशन के लिए मॉस्किटो का कट करना जरूरी है, इसलिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट होगा उसके फर्टिलाइजेशन के लिए। इसी का आर पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है स्टडी द डायग्राम शोइंग रिप्लिकेशन ऑफ HIV एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस फिगर में आपको दिख रहा है HIV का RNA एंटर कर रहा है ह्यूमन सेल के अंदर और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसी पे बेस्ड आपको कुछ आंसर देने हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं पहले। तो पहला प्रॉब्लम है राइट द केमिकल नेचर ऑफ कोट ए। तो कोट ए पहले देखना पड़ेगा क्या है। तो कोट ए यहाँ पे लगा हुआ, यानी इस ए का कोट बताना है, इसका केमिकल नेचर क्या है। तो जनरली ये प्रोटीन का बना होता है, तो इसका कोट बना होगा प्रोटीन का। तो पहला आंसर होगा प्रोटीन। सेकेंड, नेम द एंजाइम बी एक्टिंग ऑन एक्स टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल सी। एंजाइम बी बताना है यहाँ पे क्या है जो एक्स के ऊपर एक्ट करके सी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपका एक्स है जिसके ऊपर एंजाइम बी एक्ट करके सी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो RNA है इसको DNA में कन्वर्ट किया जाता है, cDNA होगा, और RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज हम लोग करते हैं वो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसलिए इसका आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका थर्ड पार्ट है आइडेंटिफाई सी। आइडेंटिफाई सी यहाँ पे आपका था वायरल DNA। मेंशन द नेम ऑफ द होस्ट सेल डी द HIV अटैक फर्स्ट व्हेन इट एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी। जब ह्यूमन बॉडी के अंदर HIV वायरस एंटर करता है तो सबसे पहला उसका जो टारगेट होता है वो है मैक्रोफेज। तो सबसे पहले ये मैक्रोफेज के ऊपर अटैक करेगा, तो इसका आंसर होगा मैक्रोफेज। नेक्स्ट है नेम एनदर टाइप ऑफ सेल द न्यू वायरस E सब्सिक्वेंटली अटैक इन ह्यूमन बॉडी। तो पहले मैक्रोफेज के अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद जब वहां से वायरस निकलता है तो दूसरा उसका टारगेट होता है हेल्पर टी सेल, इसलिए इसका आंसर होगा हेल्पर टी सेल। कभी कभी आपसे प्रॉब्लम पूछता है कि उन दो सेल का नाम बताओ जिसके ऊपर HIV मल्टीप्लाई करेगा या फिर अटैक करेगा, तो आपको मैक्रोफेज और हेल्पर टी सेल लिखना होता है। नेक्स्ट है विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ HIV इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के अंदर HIV वायरस के प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं ELISA, और ELISA टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो कभी कभी इसका आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ लेते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इफ यू आर आस्क्ड टू एडवाइज सम फार्मर्स अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट अल्टरनेटिव विल यू गिव टू देम फॉर
enriching the soil with nutrients and protecting the crop from pest without the use of chemical। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। पहला है कि अगर किसी फार्मर को आपको एडवाइस करना हो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए तो हम क्या करेंगे, और अगर उस प्रोटेक्ट करना है क्रॉप को तो हम क्या करेंगे। तो जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग ऐसा कोई भी केमिकल ऐड करते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, मीन जिसमें केमिकल नहीं होगा और न्यूट्रिएंट्स केवल ऐड होते रहेंगे। तो उसके लिए इसमें एडवाइस किया जाएगा बायो फर्टिलाइजर के लिए, और बायो फर्टिलाइजर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोग ऐड करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में हमारे आते हैं एज़ोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अलावा हम लोग ऐड कर सकते हैं सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं। तो उसमें हमारा राइजोबियम आता है, राइजोबियम से बहुत फेमिलियर हैं सब लोग। अगला बैक्टीरिया का एक क्लास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें हमारा आता है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक के अलावा एनाबिना भी आता है, तो ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर। इसके अलावा माइकोराइजा, माइकोराइजा बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें फंगस का एसोसिएशन होता है रूट्स ऑफ द हायर प्लांट के लिए, और इसका एग्जाम्पल आता है ग्लोमस। तो ये सब क्या करते हैं, जिस सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बढ़ाएंगे, मतलब यूज होते हैं एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब सेकेंड है क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, तो क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं बायोपेस्टिसाइड्स, और जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं उसमें जनरली ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सब को क्या करते हैं, ये ग्रो होने से रोक देते हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक को बोलते हैं बायो हर्बिसाइड्स और एक को बोलते हैं बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो जो बायो हर्बिसाइड्स होते हैं ये वीड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अलावा कुछ इसमें प्रीडेटर हर्बीवोर्स होते हैं, प्रीडेटर हर्बीवोर्स जो हर्बीवोर्स के ऊपर ग्रो करेंगे और उसको डैमेज कर देते हैं। कुछ स्मूदर क्रॉप्स होते हैं, स्मूदर क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स जो किसी दूसरे वीड्स को उस एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर ग्रो ही नहीं होने देंगे। तो स्मूदर क्रॉप्स में एग्जांपल आता है सन फ्लावर का और इसके अलावा बार्ली का, ये भी किसी ग्रो नहीं होने देता। इसके अलावा माइको हर्बिसाइड्स आते हैं। जो माइको हर्बिसाइड्स होंगे वो जनरली कुछ फंगी होते हैं जो फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं वीड्स के ऊपर, क्रॉप फील्ड के ऊपर, यानी क्रॉप के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल वीड्स के ऊपर ये फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे और उसको डैमेज कर देते हैं। और जो बायो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इसमें हमारा आता है वैक्लोवायरस। वैक्लोवायरस जो कि एक वायरल पैथोजेंस है जो बहुत लार्ज नंबर में इंसेक्ट को, आर्थ्रोपोड्स को, सबको डैमेज करता है। तो जो वैक्लोवायरस हैं ये जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस के अंदर आते हैं और ये कुछ सेलेक्टेड पेस्ट को कंट्रोल करेंगे और जो यूजफुल पेस्ट होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ड्यूरिंग अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA fragment were separated and it was found that DNA band first and second were beta and 7 beta distance away respectively from the well and band 3 was in exact middle of the above two bands. So arrange the DNA bands in increasing order of base pair. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक तरफ लगा देते हैं कैथोड और एक तरफ एनोड की प्लेट लगेगी। ये मान लीजिए एनोड की प्लेट है और ये कैथोड है। तो कैथोड की तरफ से ही DNA फ्रेगमेंट को ऐड किया जाता है
तो यहाँ पे बने होते हैं वेल्स, तो ये हो गया वेल। और डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इंटरेक्ट होगा, इसलिए कैथोड से एनोड की तरफ ये मूव करता है, इसलिए सारे फ्रेगमेंट को हम इसी वेल के अंदर डाल देंगे। और ये अपनी साइज के अकॉर्डिंग क्या होंगे, सेपरेट होंगे। मतलब छोटी साइज वाले ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब एनोड की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर जाएंगे। बड़ी साइज वाले इस कैथोड की तरफ, मतलब वेल के पास ही रह जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि यहाँ पे डीएनए के दो बैंड्स 1 और 2 है, जिसमें बीटा और 7 बीटा डिस्टेंस ये अवे हैं वेल से। इसका मतलब अगर बैंड 1 बीटा डिस्टेंस पे होगा तो बैंड 2 यहाँ पे 7 बीटा डिस्टेंस पे होगा। और कह रहा है कि एक बैंड 3rd है जो इन दोनों के बीच में है, तो इनको अरेंज करना है बेस पेयर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे। तो यहाँ पे सेकेंड सबसे छोटा साइज में होगा और ए सबसे बड़ा साइज में होगा। तो यहाँ पे बैंड 2 सबसे छोटी साइज का और बैंड 1 सबसे बड़ी साइज का होगा, और जहाँ पे साइज इतनी बड़ी होगी वहाँ पे बेस पेयर उतने ही ज़्यादा आएंगे, इसलिए बेस पेयर सबसे ज़्यादा होगा 1 में, उसके बाद 3 में, उसके बाद 2 में। सेकेंड पार्ट इसका है, हाउ इज द प्रोसेस नोन एज इल्यूजन कैरीड आउट, व्हाट पर्पज डज इट सर्व। तो इल्यूजन मीन्स cutting out the band of agarose gel and separation of the DNA fragment from them। जो यहाँ पे एग्रोस जेल का बैंड होता है उसको जब हम कट करके और डीएनए को सेपरेट करते हैं तो उसी को इल्यूजन प्रोसेस कहते हैं। और इसका पर्पस यही है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट होंगे उसको हम लोग यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। तीसरा है, व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ कलर द डीएनए ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो विजिबल नहीं होते, इसलिए हमको वो ऑब्जर्व होंगे नहीं। तो जब वो सेपरेट हो जाते हैं तो उनको विजुलाइज करने के लिए उसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं एथिडियम ब्रोमाइड से। तो कलर का एडवांटेज यही है कि इसको ट्रीट करने के बाद जब इसको एक्सपोज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर तो डीएनए फ्रेगमेंट विजिबल हो जाते हैं, मीन्स वो हमको दिखने लगेंगे। 10th प्रॉब्लम है, स्टडी द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इन द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस विच फॉलो। तो यहाँ पे ग्रोथ मॉडल दिया गया है जिसके बेस पे हमको कुछ आंसर्स यहाँ पे देने हैं। तो पहला है, आइडेंटिफाई द ग्रोथ कर्व ए एंड बी। तो यहाँ पे जो ए आपको दिख रहा है ये कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्रैश फेज जनरेट हो रहा है, इसलिए ये होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। और जो बी वाला होगा ये होगा सिग्मॉइड, जिसको हम लोग लॉजिस्टिक भी बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। सेकेंड है, विच वन ऑफ देम इज कंसीडर अ मोर रियलिस्टिक। सिग्मॉइड ग्रोथ मॉडल ज्यादा रियलिस्टिक होता है क्योंकि यहाँ पे बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं सारे काम करते हैं, और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कभी भी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे जो फूड की अवेलेबिलिटी होगी, जो स्पेस होगा, इंडिविजुअल्स के बीच में जो कंपटीशन होगा, सिकनेस होगी, वो सारा यहाँ पे वर्क करता रहेगा और वो सारे फैक्टर्स मिलके यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को रेगुलेट करेंगे, इसलिए ज्यादा रियलिस्टिक होगा। थर्ड है, if dn by dt equal to rnk minus n by k is the equation of the logistic growth curve, then what does k stand for। यहाँ पे k का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर सर्वाइव कर सकता है विदाउट हार्मिंग द अदर, विदाउट एनी कॉम्पिटिशन। चौथा है, व्हाट डज सिंबल n स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे n का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो पर यूनिट एरिया के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ स्पीसीज एरिया रिलेशन कर्व हेल्प इन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एन एरिया। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द ग्राफ
when species richness is plotted against area for a wide variety of taxa। और वाइड वैरायटी में इन्होंने एंजियोस्पर्म और बर्ड्स को यूज किया है। तो अगर हम स्पीसीज की रिचनेस और एरिया के बीच में ग्राफ खींचते हैं, जैसे यहां पे हमने लिख दिया स्पीसीज रिचनेस और यहां पे एरिया, तो यहां पे दो अलग अलग टाइप का ग्राफ आता है, जिसमें एक ग्राफ इस तरीके से आएगा और एक ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे एक साइंटिस्ट थे जर्मन के नेचुरलिस्ट एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इन्होंने ही सबसे पहले स्पीसीज एरिया रिचनेस को डिस्कस किया था और इनके अकॉर्डिंग क्या है, विद इन अ रीजन द स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीजेज एज द एरिया इंक्रीजेज। जैसे जैसे एरिया को बढ़ाएंगे स्पीसीज की रिचनेस इंक्रीज होती है और हमेशा ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में आपको मिलेगा। यानी यहाँ पे जो ग्राफ आपको मिलता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में मिलेगा और ये एप्लीकेबल होता है बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा के लिए, जिसमें बर्ड्स, फिश, बैट्स और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं वो सभी आ जाते हैं। तो जब आप इस ग्रोथ मॉडल को डिस्कस करते हो, तो जब आप इस कर्व की बात करते हो, तो ये फॉलो करता है एक फार्मूला जिसमें s इक्वल टू होता है CA⁴Z और इसी को जब हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं और इसी को अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं log s इक्वल टू log C प्लस Z log A। और जब इस लॉग के फॉर्म में आप यूज करोगे इक्वेशन को, तो आपको जो लाइन मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिलती है। यानी कि लॉगरिथमिक स्केल पे ये वाला ग्राफ मिलेगा और नॉर्मल इसके लिए ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में मिलता है। इस इक्वेशन में जो S है ये स्पीसीज की रिचनेस को, इसके अलावा जो C है वो इंटरसेप्ट जो y एक्सिस पे होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो Z है ये यहाँ पे स्लोप होगा जो रिप्रेजेंट करता है रिग्रेसिव कोफिशिएंट को, और यहाँ पे जो A होगा वो एरिया ऑफ द रीजन है। तो जहाँ पे A है एरिया ऑफ द रीजन। इसी में सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया है इफ द वैल्यू ऑफ Z यानी कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है फॉर एन एरिया A इज 0.6 and for area B is 0.12, which area has high species richness and which show less steep slope of the graph respectively। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जब हम इस तरीके से ग्राफ खींचते हैं तो इसका जो स्लोप होता है उसकी वैल्यू तो जब हम बहुत स्मॉल एरिया की बात करते हैं तो जो यहाँ पे स्लोप होता है इस z की वैल्यू लाई करता है 0.1 to 0.2। और अगर हम लार्ज एरिया ले लेंगे तो जो z की वैल्यू है मतलब स्लोप वो लाई करेगा इन बिटवीन 0.6 to 1.2। इसका मतलब जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्लोप बढ़ जाता है। स्लोप बढ़ने का सिंपल सा मतलब ये होगा कि जैसे मान लो लाइन कोई ये आ रही होगी तब लाइन इस तरीके से आएगी क्योंकि सेम एरिया में रिचनेस बढ़ जाती है। तो इसका मतलब यही होगा कि जो ग्राफ होगा वो जैसे जैसे हम स्लोप बढ़ाते हैं वो और ज़्यादा स्टीपर हो जाता है लाइन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है कि एक एरिया A है जिसमें Z की वैल्यू है 0.6 और एक एरिया B है जिसमें वैल्यू है 0.19। तो ये A और ये B यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्पीसीज रिचनेस को ज़्यादा शो करेगा और कौन सा ज़्यादा स्टीपर स्लोप होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा वैसे वैसे रिचनेस बढ़ेगी, इसलिए A की रिचनेस ज़्यादा होगी और यही कर्व ज़्यादा स्टीपर भी होगा। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पिक्चर आपको एक प्लाज्मिड का दिख रहा है और प्लाज्मिड भी कौन सा है, PBr322। तो इसी PBr322 के बेस पे आपको कुछ आंसर्स देने हैं। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो पहला प्रॉब्लम है, व्हाट डज द पिक्चर डिपिक्ट। ये पिक्चर किसका है, एक क्लोनिंग वेक्टर का, और क्लोनिंग वेक्टर किसका, ई कोलाई का, जिसका नाम है PBr322। It is a cloning vector of E. coli, that is PBr322. Second, which organism are part of the organism have the ability to replicate within the bacterial cell। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर आसानी से आप प्लाज्मिड को मल्टीप्लाई करा सकते हो। प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होगा, और इसके अलावा बैक्टीरियोफेज भी यहाँ पे आसानी सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरियोफेज आप समझते हो, एक स्पेशल टाइप का वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मींस बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है। थर्ड है, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द पिक्चर एंड राइट द फंक्शन। ए और बी इस पिक्चर में क्या है, उसका फंक्शन बताना है। तो ए आपको यहाँ पे मार्क किया हुआ दिख रहा है, बी यहाँ पे है। तो बी वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रोप जीन, यानी कि रोप का आपसे फंक्शन पूछा हुआ है, और ये आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एम्पिसिलिन से। तो ये एम्पिसिलिन के लिए डिस्कस करना है आपको। तो यहाँ पे जो ए है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अगर वहां पे कुछ भी हम लाइगेट कर देंगे तो एम्पिसिलिन का जो रेजिस्टेंस है ये लूज कर देगा प्लाज्मिड। इसलिए इस प्लाज्मिड को जब हम ग्रो कराएंगे किसी भी मीडियम में जहां पे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट रहेगा, तो ये सर्वाइव वहां पे नहीं कर पाएगा। And B is the rope gene. It code for certain important protein which are involved in the replication of plasmid. इसलिए प्लाज्मिड के रिप्लिकेशन में ये हेल्प करेगा। 13, in an adult has diabetes, she required to take insulin। ये इंसुलिन पे बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसमें पहला पार्ट कह रहा है, नेम द मॉडर्न प्रोसेस थ्रू विच इंसुलिन इज प्रोड्यूस। तो जो मॉडर्न प्रोसेस है जिसके थ्रू इंसुलिन को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग इंसुलिन को जनरेट करेंगे। सेकेंड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम प्रो इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो जनरली क्या होता है, यहाँ पे जो ह्यूमन इंसुलिन होता है उसके अंदर दो चेन होते हैं, एक चेन ए होगा और एक चेन बी होता है। इसी ए और बी चेन को अटैच किया जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। इसी डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये स्टेबलाइज होता है और ये एक्टिव इंसुलिन होता है। तो जब हम प्रो इंसुलिन बनाते हैं तो उसमें इसके साथ एक सी चेन अटैच कर देते हैं, और जब तक सी चेन वहां पे अटैच रहेगा तब तक ये इंसुलिन वर्क नहीं करता है। और अगर इसको एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट करना होता है तो उस सी चेन को वहां से हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे जनरली जब हम इस इंसुलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको इस तरीके से बनाएंगे, जैसे इतना पार्ट मान लीजिए ए चेन का है, ये पार्ट बी चेन का है, तो ये वाला जो पार्ट बीच का होगा वो सी चेन का होगा। अब जब तक ये इंसुलिन इस फॉर्म में रहेगा ये होगा इंसुलिन प्रो इंसुलिन, मतलब कि इनएक्टिव इंसुलिन। इसी को एक्टिवेट करने के लिए सी चेन को यहां से हटा देंगे। विच कंपनी वाज सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन कॉमर्शियली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो कंपनी थी वो एक अमेरिकन कंपनी थी, 1983 में जनरेट किया था सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन, और कंपनी का नाम था इली लिली। तो इस कंपनी ने सबसे पहले क्या किया था, जो ए और बी चेन था इसको आइसोलेट किया था ह्यूमन सेल्स के थ्रू। उसके बाद इन दोनों को अलग अलग प्लाज्मिड के ऊपर अटैच करा के उसको मल्टीप्लाई कर लिया। ए और बी चेन बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो गए, फिर उन्हीं को डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच करके ह्यूमन इंसुलिन बना दिया गया था। चलिए इसी का आर वाला पार्ट है,
एज अ न्यू एरिया प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेट टू एक्सप्लोर आरएनए इंटरफेरेंस। ये आरएनए इंटरफेरेंस की बात यहाँ पे हो रही है। गिव एन एग्जाम्पल वेयर यूजिंग ऑफ एबव नोवल टेक्नोलॉजी पेस्ट रेजिस्टेंस वाज डेवलप इन द प्लांट। नेम द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट along with the scientific name of the pest that infect it and explain the process which made the plant resistance to the pest। तो पहले का आंसर क्या है? इसका जो मेथड है, जिस मेथड के थ्रू हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं पेस्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। और ये जनरली होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यानी यहाँ पे जो पेस्ट है जिससे हम प्रोटेक्शन यहाँ पे चाहते हैं, वो आपका पेस्ट है मिलेडो गाइन इनकॉग्निसिया, जो कि इन्फेक्ट करता है रूट्स को, वो भी रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट, ब्रिंजल एंड टोमेटो। तो जनरली हम लोग यहाँ पे टोबैको के लिए इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जनरली होगा क्या, जो प्रोसेस होता है उसको आरएनए आई बोलते हैं, मींस आरएनए इंटरफेरेंस। तो इसमें हम लोग एक बैक्टीरिया यूज करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम, और इसी एग्रोबैक्टीरियम को यूज करके हम लोग एक स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं उस प्लांट के अंदर। और ये स्पेसिफिक जीन जिसको हमने इंट्रोड्यूस कराया है होस्ट प्लांट के अंदर, ये जाके उस प्लांट के अंदर 2 आरएनए प्रोड्यूस करता है, जिसमें एक होता है सेंस एंड एक होता है एंटी सेंस आरएनए स्ट्रैंड। अब यही सेंस और एंटी सेंस आरएनए स्ट्रैंड आपस में कंबाइन होते हैं और बनाते हैं डीएस आरएनए, मींस डबल स्ट्रैंड आरएनए। यही डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या होगा, यहाँ पे इसका होगा फ्रेगमेंटेशन, मतलब ये डिवाइड होके छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट बना लेता है। और ये जो पार्ट बनेंगे ये कंप्लीमेंट्री होते हैं उस मैसेंजर आरएनए के, जिसको मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया उस टोबैको प्लांट के रूट के अंदर इंट्रोड्यूस कराता है फॉर द जनरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इस एमआरएनए के साथ ये डीएस आरएनए बाइंड हो जाएगा और बाइंड होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कॉम्प्लेक्स इस एमआरएनए की कर देता है साइलेंसिंग। साइलेंसिंग मतलब उस एमआरएनए को इनएक्टिवेट कर देगा। और जब एमआरएनए इनएक्टिवेट हो जाता है तो इससे फिर जो प्रोटीन बनना होता है, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन इस टोबैको प्लांट के अंदर नहीं होगा। और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसका इफेक्ट भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, इसलिए हमारा जो टोबैको प्लांट होता है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाता है। तो नीमेटोड कभी भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा जब तक ये स्पेसिफिक जीन उस टोबैको प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो सेम इसी तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू हम लोग इस टोबैको प्लांट को इस नीमेटोड से प्रोटेक्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।